दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना, हाइब्रिड सीड का यूज करना, मशीनीकरण का यूज करना या फ्री मार्केट का होना एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, स्ट्रेटजी है, ये किस प्रकार से इवॉल्व हुई है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो टाइमलाइन होगा 1900 से स्टार्ट करेंगे और 1900 के बाद हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में, और अभी 2020 की तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्वतंत्रता से पहले चलते हैं, जब हमारा इंडिया ब्रिटिश के गुलाम था। तो दोस्तों 1925 से पहले की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर की स्टेटस थी लार्जली क्या थी, सब्सिस्टेंस थी। देखो पिछले वीडियो में हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हम लोग पढ़े हुए थे। इसमें क्या होती है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर होती है अपना जीवन यापन के लिए करते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए नहीं करते हैं और सिंपल टूल का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऐसी एग्रीकल्चर को बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दोस्तों अभी भी इंडिया में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, लेकिन यहाँ पे चेंजेज हुए हैं। अभी आप देखोगे बहुत जगह कॉमर्शियल लेवल पे भी एग्रीकल्चर हो रही हैं, लेकिन 1925 में ज़्यादातर जो थे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी। कुछ यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बात हो रही है, ना कि ट्री या प्लांटेशन क्रॉप की, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग कुछ जो फसल थी उसका कमर्शियलाइज कर दिए थे, जैसे हो गया टी का, हो गया कॉफ़ी का, हो गया। लेकिन जो फूड ग्रेन्स थी वो लार्जली सब्सिडेंस थी। यहाँ पे जीवन यापन के लिए खेती की जाती थी 1925 से पहले। दोस्तों 1925 के बाद आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट थी, ग्रोथ थी, वो डेसिमल नंबर में थी, यानी कि 1-2% भी नहीं थी, डेसिमल में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ज़मींदार उस पर बहुत ज़्यादा फार्मर पर टैक्स लगाते थे, और उसके बाद कुछ भी सेविंग नहीं बचता था। फार्मर के पास, किसान के पास कुछ भी सेविंग नहीं बचता था जो इन्वेस्टमेंट कर सके एग्रीकल्चर क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर में थे, बहुत ही कम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहे थे। दोस्तों पार्टीशन की बात करें, 1947 की बात करें तो पार्टीशन टाइम पे क्या हुआ था, 1/3 जो इरिगेटेड लैंड था, यहाँ पे जो आप देख सकते हो पंजाब वाली रीजन का, जो आप इंडस वैलीज में जो भी प्लेन एरिया थे वहाँ पे इरिगेटेड जो लैंड था वो पाकिस्तान को चला गया। तो इंडिया में अनडिवाइडेड जो इंडिया थी उनकी 1/3 जो लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई जब पार्टीशन हुआ तो। और दोस्तों उसी प्रोपोर्शनल में आप बोल सकते हो पॉपुलेशन डिवाइड होकर नहीं गई थी, तो यहाँ पे जो इंडिया में जो ज़मीन बचे थे उस पर प्रेशर बढ़ गया था। देखो जो अच्छी अच्छी लैंड थी, उपजाऊ लैंड थी, और 1/3 जो इरिगेटेड लैंड थी वो तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उतनी पॉपुलेशन नहीं गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडिया एक्चुअल जो इंडिया था उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया और इरिगेटेड जो लैंड थी वो हमारी कम पड़ गई। इसकी वजह से यहाँ पे फूड की शॉर्टेज होने लगी 1947 के आसपास। दोस्तों उस समय क्या हुआ, जब स्वतंत्र इंडिया हुआ तो उस समय जो पॉलिसी मेकर थे उनका सबसे ज़्यादा यहाँ बर्डन था कि जो अपनी पॉपुलेशन है उसको फीड करना, उसको खाना देना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इमीडिएट जो एक्शन लिया गया वो कैश जो क्रॉप थे, जैसे मान लो कैश क्रॉप में यहाँ पे कोई भी मान लो टी तो मान लो हिली एरिया में होती है, लेकिन शुगर केन मान लो, ठीक है। तो जो भी कैश क्रॉप थे उस समय, जूट हो गए कैश क्रॉप थे, उसको स्विच करके यहाँ पे फूड क्रॉप्स उगाने का यहाँ पे प्रोग्राम चलने लगा, क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन को ज़्यादा फीड करने हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग होने लगी कैश क्रॉप को यहाँ पे फूड क्रॉप में यहाँ पे बदलने के लिए। दोस्तों इसके अलावा जो प्रोग्राम चलाया गया तो क्रॉपिंग एरिया तो हमारे बढ़े नहीं, क्योंकि क्रॉपिंग एरिया में जनरली जो फॉलो लैंड थे, फॉलो लैंड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉलो लैंड ऐसे लैंड होते हैं जिसमें 1 से 5 साल के बीच तक कोई खेती नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं फॉलो लैंड। तो फॉलो लैंड को यहाँ पे कल्टीवेशन में यूज करने लगे, ये भी स्टेप लिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो भी क्रॉपिंग एरिया थे उसमें इंटेंसिफिकेशन बढ़ा दिए गए, यानी कि
जो पहले साल में एक बार खेती होते थे उसको 2 या 3 बार खेती करने लगे उसी लैंड में। तो यहाँ पे 3 इमीडिएट एक्शन लिया गया। पहला एक्शन लिया गया कि कैश क्रॉप को हटा के फूड क्रॉप्स उसमें उगाया जाए। दूसरा, इंटेंसिफिकेशन किया गया क्रॉपिंग एरिया को। तीसरा, यहाँ पे फॉलो जो लैंड थी उसको कल्टीवेशन में यूज किया गया। इन 3 स्टेप से यहाँ पे फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसके बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई मेजर आउटकम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहले तो कैश क्रॉप तो ज़्यादा उगाए नहीं जाते थे, तो ज़्यादा पहले कैश क्रॉप थे ही नहीं, तो उसको फूड ग्रेन्स में चेंज करोगे तो ज़्यादा तो चेंजेस तो आएंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा मेजर आउटकम यहाँ पे नहीं आया पहला स्टेप लेने से। दूसरा यहाँ पे है दोस्तों इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग एरिया। अब देखो इसको कैसे एक साल में 2-3 क्रॉप कैसे उगा सकते हो जब वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होगी। तो ये भी हमारा दूसरा भी स्टेप यहाँ पे फ्लॉप चला गया। तीसरा स्टेप देखो यहाँ पे फॉलो लैंड को कल्टीवेशन में यूज़ किया गया था, लेकिन फॉलो लैंड भी मेरे पास इंडिया में ज़्यादा नहीं थे, तो ये भी यहाँ पे मेजर कल्टीवेशन जो एरिया थे उसमें भी मेजर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिले। तो तीनों स्टेप जो यहाँ पे थे ये हमारे फ्लॉप कर गए और फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो हमारी उतनी बढ़ी नहीं जितनी हम एक्सपेक्ट करते थे। तो 1950 में दोस्तों एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन थी वो स्टेगनेंट रह गई, उतनी ग्रोथ नहीं की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर नया एक स्टेप चलाया यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाएंगी, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई गई। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, यानी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट ना करके एरिया को टारगेट करके यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, यानी कि एक साल में 2 या 3 से ज़्यादा वहाँ पे फसल उगाया जाए, ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम चला गया। लेकिन दोस्तों इन स्टेप के बाद भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी और यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स थी वो यहाँ पे बढ़ नहीं रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1960 के आसपास फिर यहाँ पर ड्रॉट सूखा आ गया, 2 साल लगातार सूखा आ गया। अब देखो 2 साल लगातार सूखा आएगा तो क्या होंगी, एक तो फसल बर्बाद हो जाएंगी, दूसरी इरिगेशन के लिए जो भी वहाँ पे सरफेस वाटर होंगे वो भी हमारे बचे नहीं रहेंगे, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट कर जाएगा, तो वहाँ पे खेती नहीं होंगी। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे फूड क्राइसिस आ गए 1960 में। और दोस्तों 1962 में हमारा वार भी हुआ था, 1960 में हमारा फूड क्राइसिस भी आ गया। तो यहाँ पे जो इंडिया क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना यहाँ पे स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था 1971 में, उसके बाद यूएसए ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया था। आई थिंक उससे पहले भी 65 में जो वार हुआ था उसमें भी चाइना ने यहाँ पे 71 ना कर 65 आप कर सकते हैं, 65 में जब वार हुआ था उसके बाद यूएसए ने रिफ्यूज कर दिया एक्सपोर्ट करना इंडिया को फूड ग्रेन्स। अब देखो इंडिया में फूड क्राइसिस आए हुए हैं, कंसेक्यूटिव 2 ड्रॉट आ चुके हैं, सरफेस वाटर भी कमी हो चुकी है, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं और घट रहे हैं। और यूएसए भी यहाँ पे जो मेजर एक्सपोर्टर था इंडिया में, जो एक्सपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स, वो भी रिफ्यूज कर दिया जब वार हुआ। तो यहाँ पे फूड क्राइसिस आ गए। फूड क्राइसिस का मतलब है जितनी फूड चाहिए होती है उससे बहुत कम अवेलेबल हो गया इंडिया में, तो यहाँ पे भूखमरी की संख्या बढ़ने लगी इंडिया में। देखो इस समय क्या होने यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर थे वो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आ गया, क्योंकि जो हमारा पुराना स्टेप हम अपनाए थे कि कैश क्रॉप को स्विच करके फूड ग्रेन्स क्रॉप बनाएंगे, वो भी हमारा फ्लॉप हो गई थी। क्रॉपिंग एरिया में इंटेंसिफिकेशन बढ़ाए थे, वो भी हमारा फ्लॉप हो गई थी। फॉलो लैंड को कल्टीवेशन में लाए थे, वो भी हमारा फ्लॉप हो गई थी। अब करे तो करे क्या, यहाँ पे फूड क्राइसिस हो गई। दोस्तों यहाँ पे अदर जो एक्शन लिया गया उसको बोल सकते हैं मेक्सिको से। मेक्सिको में उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीट की कल्टीवेशन होती थी जिसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, यानी कि पर एकड़ एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होते थे वीट की। मेक्सिको की वीट बहुत ज़्यादा फेमस थी और फिलीपींस की जो राइस थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा थी, अच्छी क्वालिटी की सीड्स थी। तो दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया इंडिया में, और हाई यील्डिंग जो वैराइटीज़ की जैसे राइस की, वीट की, जो भी हाई यील्डिंग सीड्स थी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। और साथ साथ यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया। अभी तक क्या होता था इंडिया में, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता था। तो अभी यानी कि 1965 के बाद यहाँ पे
यहाँ पे जो हाइब्रिड्स जो सीड्स थे वीट राइस उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया गया अदर कंट्रीज से, जैसे फिलीपींस से राइस, वीट मेक्सिको से, और यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लगे। और इन दोनों टेक्नोलॉजी जो थी वो कहाँ पे अप्लाई किए गए, जहाँ पे इरिगेशन एरिया थी, यानी इरिगेटेड जो एरिया थी, क्योंकि जो भी हाइब्रिड जो सीड थी, केमिकल फर्टिलाइजर थे, उसके लिए प्री रिक्विजिट था कि इरिगेशन मस्ट है, यानी कि जो सॉइल में मॉइस्चर सफिशिएंट होने चाहिए। यदि मॉइस्चर नहीं होंगे, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो क्या होंगे, वहाँ पे फसल बर्बाद हो जाएंगे। और यदि मॉइस्चर अच्छे से नहीं होंगे, हाइब्रिड सीड यूज करोगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर सफिशिएंट होनी चाहिए, तो उसके लिए इरिगेटेड जो एरिया थी उस समय की इंडिया में, वहाँ पे चूज किया गया कि जो हाइब्रिड सीड है, केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका हम वहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के एरिया में यहाँ पे ये जो नई टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर की, यानी कि हाइब्रिड सीड और केमिकल फर्टिलाइजर, वहाँ पे यूज किया गया और यहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोवाइड किए गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमीडिएट सक्सेस मिला, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई, इमीडिएट सक्सेस मिला और यहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों इसी को हम लोग लेटर में ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। जो ये स्टेप लगाए गए और इससे हमारा जो सक्सेस मिला, प्रोडक्टिविटी राइस की, वीट की बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, इसी को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हाइब्रिड सीड का यूज़ किया गया 1965 के अराउंड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया, इससे वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। तो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आ गया और अगले 10 से 15 साल में इंडिया में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो हम पहले इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट करने की राइस या वीट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेल्फ रिलायंट हो गया। ठीक है, तो इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया अगले 10-15 साल में ग्रीन रिवोल्यूशन के सक्सेस की वजह से। दोस्तों एक अलग बात है, यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इंडिया में अभी सफिशिएंट फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, अभी भी फूड शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। यदि इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारे प्रोडक्शन को इंडिया में सबके पास, तो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन की उतनी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ऐसा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जैसा कि जितनी फूड ग्रेन्स चाहिए होती है उतना इंडिया में प्रोडक्शन होने लगे थे अगले 10 से 15 सालों में। दोस्तों इसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन साथ साथ अदर जो इंडस्ट्रीज थी एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे एग्रो इनपुट, सीड की इंडस्ट्रीज, ठीक है, सीड इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगी, हाइब्रिड सीड की इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने लगी। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी वो हमारे जैसे चिप की इंडस्ट्रीज हो गए, अदर इंडस्ट्रीज हुई, वो भी हमारे यहाँ पे डेवलप होने लगी। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर रिलेटेड जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर थे जैसे पावर की या फर्टिलाइजर की, वो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप होने लगी। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सिस्टम में जो भी चीज़ें इनपुट में आती थी वो यहाँ पे इंडिया में डेवलप होने लगी और यहाँ पे वेल सेटअप यानी कि अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर होने लगी इंडिया में 1960 के बाद, 65 के बाद। ठीक है, तो कंट्री क्या होगा, सेल्फ रिलायंट हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चर की सीड के प्रोडक्शन में भी और यहाँ पे फर्टिलाइजर में भी होने लगा और साथ साथ यहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो हमारे दोस्तों 1965 की बात है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। दोस्तों जो ग्रीन रिवोल्यूशन थे उसके चलते यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी आने लगी। यानी कि जो इरिगेटेड लैंड थी, जैसे हम लोग देखें कि ग्रीन रिवोल्यूशन को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा थी, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे जो अदर एरियाज थी जैसे ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी आने लगी। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले जो स्टेट थे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, अदर जो स्टेट थे वो हमारा कम पिछड़ा हो गया, तो रीजनल डिस्पैरिटी आ गए। दोस्तों इसी को दूर करने के लिए 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए। एग्रो क्लाइमेट जोन भी हम लोग आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो एग्रो क्लाइमेट जोन बनाए गए और डिमार्केट किया गया किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और इसलिए किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर की ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया में करने के लिए यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी को घटाने के लिए यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को यहाँ पे डिमार्केट किया गया। और साथ साथ दोस्तों प्लानिंग कमीशन द्वारा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी फार्मिंग हो
पोल्ट्री भी हो, हॉर्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक रेयरिंग हो, एक्वा कल्चर हो, यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे क्या होंगे कि एक तरफ यदि मान लो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं होती है तो दूसरी तरफ से हमारा इनकम आते रहेगा, डाइवर्सिफाई इनकम हो फार्मर का, और यहाँ पे फार्मर को ज़्यादा स्ट्रेस न हो। और रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाया गया 1988 में। दोस्तों इसके बाद आओगे 1988 के बाद आएंगे तो 1990 में आप देखोगे यहाँ पे लिबरलाइजेशन हो गया पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म आए इंडिया में। एलपीजी रिफॉर्म आया तो यहाँ पे मार्केट को ओपन किया गया। दोस्तों मार्केट को ओपन तो इंडस्ट्रीज़ के लिए किया गया, साथ साथ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के लिए भी मार्केट को ओपन किया गया कुछ हद तक। तो इसमें दोस्तों मार्केट की जब ओपन किया गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई फार्मर के केस में। क्यों? क्योंकि जो अदर कंट्रीज थी जैसे यूएसए हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री थी, वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज थी। वहाँ की इनपुट्स, जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स थे, फर्टिलाइजर थे, सीड्स थे, पावर थे, सब वहाँ पे हाईली सब्सिडाइज थे। इंडिया में उतने ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं थे। इसकी वजह से इंडियन की जो फार्मर थे, इंडियन की जो प्रोडक्ट थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव वहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, तो कम्पिटेटिव इंटरनेशनल मार्केट में नहीं रहे तो इंटरनेशनल मार्केट से जो भी यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर इनपुट आएंगी तो वो सस्ती रहेंगी एज कम्पेयर टू इंडियन की जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रूरल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी बहुत ज़्यादा कमी थी, उसके वजह से भी यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो फॉर्म की आउटपुट थी वो हमारा आप बोल सकते हो प्राइस यहाँ पे बढ़ गया। इसकी वजह से और जो इंटर रीजनल और इंटर पर्सनल जो डिस्पैरिटी थी और बढ़ गई। पहले तो रीजनल डिस्पैरिटी थी ही, लेकिन इंटर रीजनल यहाँ पे डिस्पैरिटी और बढ़ गई 1990 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ और यहाँ पे मार्केट को ओपन किया गया, यहाँ पे फ्री मार्केट को ओपन किया गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। तो दोस्तों यहाँ पे नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई 1990 के बाद। तेरा दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट 1990 के बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव आप देखोगे अभी करंट में तो पिछले 50 साल में आप देखोगे तो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी 10 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इतनी पॉपुलेशन तो 10 टाइम्स तो बढ़ी नहीं है पिछले 50 साल में। तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स हमारा सफिशिएंट हमारा एक स्टॉक हो गया। जो हम इंपोर्ट करते थे पहले दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंट थे, अभी हम क्या हो गए नेट एक्सपोर्टर हो गए। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में नेट एक्सपोर्टर हो गए। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्टर में आप बोल नहीं सकते कि सारा चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ चुनिंदा चीज़ जैसे राइस हो गए वो हम एक्सपोर्ट करते हैं या अदर जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके अलावा 2008-9 की डेटा को माने तो पल्स के क्षेत्र में यहाँ पे और यहाँ पे जूट के क्षेत्र में हम फर्स्ट रैंक आ गए। यानी कि पूरे दुनिया में इंडिया में जो पल्स थी और जूट थी इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडिया में होती थी। दोस्तों सेकेंड नंबर पे इंडिया आया, इसमें राइस की कल्टीवेशन में सेकेंड नंबर पे आ गया। वीट पे, ग्राउंड नट पे, शुगर कैन, वेजिटेशन पे यहाँ पे सेकेंड नंबर इंडिया का आ गया। इसमें ज़्यादातर चाइना फर्स्ट नंबर पे है। दोस्तों यहाँ पे 50 साल में जो हम पहले फूड क्राइसिस आ गए थे और अभी हमारे पास हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट भी आ गए हैं और सेकेंड भी आए हैं। तो सारे चीज़ हमारा एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन उसके बाद ही हमारा इफेक्ट देखने को मिला। दोस्तों अदर आउटपुट की बात करें एग्रीकल्चर आउटपुट में तो जो नेट इरिगेटेड एरियाज थी उसमें भी हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिला। जैसे 1950 से 51 की बात करें तो उस समय इरिगेटेड जो एरिया थी 20.85 मिलियन हेक्टेयर्स थी। लेकिन 2001 की डेटा की बात करें तो 54.66 मिलियन हेक्टेयर, यानी आप देख सकते हो 20 से 54, ठीक है, 2.5 गुना यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2.5 गुना हमारा इरिगेटेड एरिया में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। दोस्तों मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी उसका भी डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। डिफ्यूजन का मतलब है पहले पंजाब हरियाणा में सीमित थे, लेकिन बाद में अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज में भी डिफ्यूज हो गए। अभी आप देखोगे पूरे इंडिया में मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, जैसे हाइब्रिड सीड का यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना, पावर का यूज करना, ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है अभी पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। तो डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट हुआ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कंजप्शन की बात करें तो 15 टाइम्स बढ़ गए हैं लास्ट 40 ईयर में। ठीक है, 40 साल पहले जो यूज होता था उससे 15 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के यूज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर ओवर सब जगह एक समान यूज नहीं होते हैं। आप देखो कि पंजाब हरियाणा में केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा यूज होता है नेशनल एवरेज का। यानी कि हम लोएस्ट की बात नहीं करें, नेशनल एवरेज जितनी है
उससे ज़्यादा 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे यूज होते हैं। इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे हैं पंजाब हरियाणा में। जो जो सॉइल है वो हमारा अल्कलाइन होने लगा है, सलाइन होने लगा है, और वहाँ पे जो फॉल्टी जो हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो है उससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होने लगी है। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से हमारा सलाइन होने लगा है, अल्कलाइन होने लगा है। इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा बढ़ने लगी है। खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के रीजन में सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट हुआ, मार्केट एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई, किस प्रकार हुई, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज डिस्कस किए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को भी लगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।